बच्चों 12th क्लास फिजिक्स में आपका स्वागत है। हम मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। इससे पहले हम लोग पढ़े थे अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हमें पढ़ना है निरक्षीय स्थिति में। निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आपको पता है निरक्षीय स्थिति को tan V भी कहा जाता है, tan V, और इसी को कहते हैं अनुप्रस्थ स्थिति। अनुप्रस्थ स्थिति, इसके 3 नाम हम पढ़ेंगे, चाहे निरक्षीय स्थिति कहें या tan V कहें या इसी को हम कहते हैं अनुप्रस्थ स्थिति। तो सबसे पहले हम द्विध्रुव बनाते हैं। मानते हैं कोई AB वैद्युत द्विध्रुव है, ये वैद्युत क्षेत्र में स्थित है जिस पर -q व +q आवेश स्थित हैं, और मानते हैं कि AB का मध्य बिंदु जो है O है, और द्विध्रुव के केंद्र से निरक्षीय स्थिति में मानते हैं कि द्विध्रुव के लंबवत कोई बिंदु C है। इसी C पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो +q के कारण C पर तीव्रता जो मानते हैं, +q के कारण C पर तीव्रता E1, -q के कारण C पर तीव्रता E2। आपको पता है कि अगर आवेश धनावेश है तो इसकी दिशा अनंत की ओर होगी, अगर आवेश ऋणावेश है तो इसकी दिशा जो है आवेश की ओर होगी। ये 90 डिग्री का कोण। मानते हैं कि AB के बीच की लंबाई 2l है, द्विध्रुव के बीच अल्पतम दूरी 2l है, तो OA का मान l होगा और OB का मान l होगा। तो द्विध्रुव के केंद्र से r दूरी पर कोई बिंदु C है, और इसी बिंदु C पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। एक बार फिर से मान लिए कि AB कोई वैद्युत द्विध्रुव है, ये वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है, द्विध्रुव के में जो है -q व +q आवेश स्थित हैं। द्विध्रुव के केंद्र O से द्विध्रुव के लंबवत r दूरी पर कोई बिंदु C है, इसी बिंदु C पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हम मानते हैं कि +q के कारण C पर तीव्रता E1 है और -q के कारण C पर तीव्रता E2 है। तो E1 और E2 का जो परिणामी है वो उसको हम E से दिखा रहे हैं, इनके बीच कोण थीटा है। तो +q के कारण C पर जो तीव्रता होगी, वही फार्मूला बिंदु आवेश के कारण तीव्रता। फार्मूला क्या होगा, 1/4πε0 इंटू K Q/, ध्यान दें +q से C की दूरी। आप पाइथागोरस की प्रमेय पढ़े हैं, ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में BC जो है कर्ण होगा, तो कर्ण बराबर √ लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। पाइथागोरस की प्रमेय से तो वही फार्मूला लगाए हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। तो BC का मान निकालेंगे तो √r² + l²। सेम मान AC का भी होगा, √r² + l²। तो Q बराबर हम लिख दिए BC²। तो BC का मान हम लिख सकते हैं √r² + l² का होल स्क्वायर, या इसी को लिख सकते हैं 1/4πε0 इंटू K r² + l²। इसी प्रकार E2 का मान निकालेंगे। E2 क्या है, -q के कारण C पर तीव्रता, वही फार्मूला बिंदु आवेश के कारण तीव्रता। बिंदु आवेश के कारण तीव्रता 1/4πε0 इंटू K Q/, देख रहे हैं कि -q से C की दूरी AC², तो AC का मान जो होगा वो √r² + l² का होल स्क्वायर। तो वही मान हम लिख दिए 1/4πε0 इंटू K Q/r² + l²। इससे पहले आप जो मान निकाले थे अक्षीय स्थिति में, उसमें देखे थे कि E1 बड़ा था E2 से, तो परिणामी तीव्रता हमने लिखा था E1 - E2। इसमें क्या देख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं अगर हम समीकरण 1 और 2 की बात करें तो समीकरण 1 और 2 में E1 बराबर है E2 के। तो जब E1 बराबर होगा E2 के, तो परिणामी तीव्रता हम कहेंगे, परिणामी तीव्रता ज्ञात करने के लिए E1 और E2 को उसके घटकों में, सदिश घटकों में वियोजित करेंगे। तो आपको पता है वेक्टर का वियोजन आप 11th चैप्टर में पढ़े हैं, सदिशों का वियोजन। तो किसी सदिश के 2 घटक होते हैं, क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक। तो E1 और E2
जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि E1 क्या है, E1 है प्लस Q के कारण तीव्रता, E2 क्या है, E2 है माइनस Q के कारण तीव्रता। तो परिणामी तीव्रता जो होगी उसको हम E से दिखाएंगे। तो E1 के दो घटक होंगे, एक होगा लंबवत घटक, लंबवत घटक आपको पता है साइन थीटा से लिखा जाता है, और एक होगा E1 कास थीटा। E1 कास थीटा को हम क्षैतिज घटक कहेंगे। इसी प्रकार E2 के भी दो घटक होंगे, E2 के एक होगा लंबवत घटक E2 साइन थीटा, E2 साइन थीटा को आप लंबवत घटक कहेंगे, और E2 कास थीटा को हम कहेंगे क्षैतिज घटक। E2 कास थीटा क्षैतिज घटक और E2 साइन थीटा लंबवत घटक। तो परिणामी तीव्रता ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, जो तीव्रता E1 और E2 होती है उसके क्षैतिज घटकों में और ऊर्ध्वाधर घटकों में वियोजित करते हैं। तो E1 साइन थीटा और E1 कास थीटा, E1 साइन थीटा लंबवत घटक है और E1 कास थीटा क्षैतिज घटक है। इसी प्रकार E2 के दो घटक होंगे, E2 साइन थीटा और E2 कास थीटा। E2 साइन थीटा जो होगा वो लंबवत घटक, E2 कास थीटा क्षैतिज घटक। तो जो चित्र में आप देख रहे हैं कि E1 बराबर है E2 के, तो E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा ये परिमाण में तो समान होंगे परंतु दिशा में विपरीत होंगे, तो ये परस्पर निरस्त हो जाएंगे। परिणामी तीव्रता ज्ञात करने के लिए E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा ये देख रहे हैं परिमाण में तो समान होंगे, दिशाएं इनकी विपरीत होंगी, अतः ये परस्पर निरस्त हो जाएंगे, और E1 कास थीटा और E2 कास थीटा जो होंगे वो एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाते हैं। तो परिणामी तीव्रता जो होगी बिंदु C पर उसको लिखेंगे E बराबर E1 कास थीटा प्लस E2 कास थीटा। E1 की वैल्यू लिख दी, E1 की वैल्यू क्या लिख दी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के Q अपान में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू कास थीटा। E2 की वैल्यू लिख दी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू कास थीटा। ये समान मान है, आप कॉमन ले सकते हैं। कॉमन क्या ले लिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू कास थीटा कॉमन ले लिए, तो 1 + 1 लिख दिए। तो इसी को लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू 2 कास थीटा। चित्र आप बनाए थे, आपको याद होगा, इसी में हम कास थीटा का मान निकालें तो कास बराबर आप पढ़ें आधार बटे कर्ण। आपको पता ये लंबाई L है, तो कास थीटा बराबर आधार क्या होगा, आधार L है। कर्ण क्या है, कर्ण है रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो ठीक मान यही मान रख दिया जाए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू कास थीटा। कास थीटा का मान हम चित्र से निकालें। हम पढ़े हैं कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार भुजा होगी L और कर्ण भुजा होगी रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो इसी को लिख सकते हैं 2QL बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, और यहाँ लिख सकते हैं R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की होल पावर 3/2। 2QL को क्या कहते हैं, 2QL को कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। आप इससे पहले आप पढ़ चुके हैं कि P बराबर होता है 2QL, तो यहाँ से लिख सकते हैं E बराबर, यहाँ पे लिख सकते हैं E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के P बटे में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की होल पावर 3/2। आप इससे भी पहले पढ़े हैं, जैसे R इज ग्रेटर देन L, हम कहते हैं कि R का मान बहुत बड़ा है L से, तो R स्क्वायर और बड़ा होगा, इज मच ग्रेटर देन L स्क्वायर। तो हम मानेंगे R स्क्वायर की तुलना में L स्क्वायर नगण्य होगा। तो यहीं पे अगर हम L स्क्वायर का नगण्य मान लें, 0 मान लें, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के P बटे R स्क्वायर की होल पावर 3/2। अब स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल होगा, तो फार्मूला बन जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के P बटे में R क्यूब। दिया गया समीकरण 3 जो है वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक को प्रदर्शित करता है। आपको पता है, इससे पहले आप अक्षीय स्थिति में पढ़े थे। अक्षीय स्थिति में E बराबर आया था फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के 2P बटे R क्यूब। तो एक हो गया आपका P बटे R क्यूब, ये निरक्षीय स्थिति में फार्मूला है। और दूसरा फार्मूला इससे पहले जो हम पढ़े थे अक्षीय स्थिति में, अगर दोनों में अनुपात निकालें तो 2:1 का अनुपात आएगा। तो हमको जहाँ कन्फ्यूजन होती है, अक्षीय निरक्षीय तो हम आसानी से समझ लेते हैं,
tan A और tan B भी आसानी से समझ लेते हैं, tan A और tan B। तो tan A का मतलब नहीं भूलना है, tan A का मतलब क्या होगा, tan A का मतलब अक्षीय स्थिति, और tan B का मतलब निरक्षीय स्थिति, और इसी को कहते हैं अनुदैर्ध्य। tan A को और एक नाम है, क्या कहते हैं, अनुदैर्ध्य, और tan B को क्या कहते हैं, tan B को कहते हैं अनुप्रस्थ। tan A को कहते हैं अनुदैर्ध्य स्थिति और tan B को कहते हैं अनुप्रस्थ स्थिति। ये चैप्टर समाप्ति की ओर है। इसमें एक टॉपिक और आपको पढ़ना है, एक नया टॉपिक है जिसको हम कहते हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर कार्य करने वाला वैद्युत बल या वैद्युत बल आघूर्ण, वैद्युत बल या वैद्युत बल आघूर्ण।